नमस्कार, मैं अंकित DSSB पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं कि हम लगातार जो है वो वार्डर के जो विद्यार्थी हैं या जो अभी वार्डर के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं और उनका एग्जाम जो है वो अभी आपका निकट है, यानी कि जो है जल्दी ही आने वाला है। तो उनको टारगेट करते हुए मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर, आप जानते ही हैं, हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए थे। और मैंने आपको एक बात कही थी कि देखिए, वार्डर के अंदर 40 मार्क्स के अंदर जो है वो हिंदी आने वाली है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं कहीं ना कहीं आपको विश्वस्त करता हूं इस मामले में कि आप अगर 40 नंबर की, जैसे आप जानते हो 40 नंबर की हिंदी जो है वो आपके एग्जाम में आने वाली है ना, अराउंड 35, ये जितने भी अभी दिन बचे हुए हैं, मान लीजिए अराउंड 19 to 20 डेज जो है वो आपके बचे हुए हैं, अभी 19 से 20 दिन अभी बचे हुए हैं। इन दिन के अंदर आप 40 में से लगभग 35 जो है वो आराम से नंबर टारगेट कर पाएंगे अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं जो है वो कहीं ना कहीं, मैं अतिशय की यहाँ बात नहीं कर रहा, कहीं कहने लग जाए कि आपके वैसे अलंकार आपके में आते नहीं है, परंतु कभी कहो कि भाई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए, जो कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विश्वास है। अगर हम विश्वास बना पाएंगे तो शायद वो बेहतर रहेगा हमारे भविष्य के लिए भी, और स्वाभाविक है आपके भविष्य के लिए भी, है ना। तो हमारे लिए विश्वास बनाना जरूरी है और उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। आप ये देख सकते हैं जो वार्डर के एग्जाम होंगे, जब तक जो है वो आपकी स्थिति हिंदी के अंदर जो है वो एक तरीके से बहुत बेहतरीन हो जाएगी, है ना, ये मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको दो तरीके होंगे, देखिए, या तो मैं आपको, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, मैं क्वेश्चन जो है वो आपको टॉपिक जो है उसका बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक को मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन नेग्लेक्ट करके कैसे जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि बच्चे अभी जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सर्च करते हैं इस बात को कि भाई ट्रिक मिल जाए कुछ हिंदी के अंदर मार्क्स गेट करने की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, ट्रिक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बनी ही नहीं दुनिया के अंदर। जो हमारा मूल आधार है हम उसको छोटा कर देते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसके अंदर, है ना। तो हम उन चीजों को भी थोड़ा सा समझते चलेंगे। महत्वपूर्ण चीज हमारी यही रहने वाली कि आखिर हम आंसर तक कैसे पहुंचने वाले हैं और हमारी हिंदी जो है वो इतनी बेहतरीन कैसे हो जाए कि हमारे अच्छे जो हैं वो नंबर मतलब कम समय के अंदर ही जो है वो हमें अच्छे प्राप्तांक जो है वो कैसे हासिल हो सकते हैं। तो उसी को टारगेट जो है वो अभी हमें करना है। अब देखो, क्वेश्चन को समझना, ध्यान से देखना। मैं एक बात कहता हूं, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ गए तो आपकी आधी जो लड़ाई है वो यहीं समाप्त हो जाती है, साधारण सी बात। और देखिए, मैं कहता हूं शब्द भंडार पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भाई हिंदी का जो शब्द भंडार है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और उसको पूरा करना कहीं ना कहीं थोड़ा समस्याजनक हो जाता है या समस्या होती है। फिलहाल तो अगर हम ना सोचें उस बारे में तो बेहतर होगा। तो हम ऑप्शन से किस तरीके से उसको टैकल करेंगे, इन चीजों को हम देखते हैं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं सारे वार्डर के प्रीवियस ईयर हैं, है ना। आप बिल्कुल इनको जाके चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपका समय व्यर्थ ना जाए इसलिए हम आपके समक्ष जो है वो इन प्रश्नों का चयन करके लाते हैं कि भाई आपको इनसे संबंधित जो टॉपिक है उसे एक्सप्लेन करा जाए और आपको समझाया जाए। और मैं इसीलिए इसी आधार पर मैंने ये गारंटी ली है कि भाई अगर आपके शब्द भंडार में थोड़े बहुत अगर प्रश्न गलत हो जाते हैं उसके बावजूद भी आपके बहुत अच्छे नंबर जो हैं, या मैं कहूं प्राप्तांक जो हैं, वो आ पाए। ठीक, तो आप जो है वो एक बार विश्वास करिए और हमारे साथ बने रहिए, है ना। अब आगे देखिए भाई, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपके जो शब्द हैं, जैसे 4, अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, एक शब्द होता है तत्सम। पहले भी चर्चा कर चुका हूं पर मैं पुनः करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपके सामने ये चीजें बार बार आएंगी तो आपका दिमाग उनको रिटेन करेगा, है ना। ये आपकी एबिलिटी होती है माइंड की। आप साइकोलॉजी में इन चीजों को समझते हैं कि भाई अगर आपके दिमाग में वो सामने बार बार चीजें आती है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। ये आप जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पुनः जो है वो ये चीजें बताने लग रहा हूं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या हो जाता है आपका? देशज हो जाएगा। और चौथा हो जाता है आपका विदेशज। ये 4 हैं और चारों को मैं आपको पहले आपके समक्ष जो है वो रख चुका हूं, पुनः मैं एक बार आपके समक्ष रख रहा हूं। तत्सम, मैंने आपको एक बात बताई थी, तत्सम। तत् का मतलब उस मतलब जो है वो उसके जैसा, और सम का मतलब हो जाएगा समान, यानी कि उसके समान। समान किसके? संस्कृत के। यानी कि मैं कहता हूं, देखो, अर्थ पर आप मत समझो, जो अर्थ है उस पर मत जाओ, आप सीधा ये जाओ, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द। और मैं जल्दी ही आपकी इस पहचान के लिए भी कुछ चीजें जो है वो आपके सामने लाऊंगा। जैसा कुछ चीजें होती हैं, मैं आपको ये ट्रिक होती है इनकी, हालांकि ट्रिक होती नहीं है, वो मूल आधार है, मैं वही कहने लग रहा हूं। पर फिर भी जैसे आपका जो संयुक्त व्यंजन होता है, जैसे यहाँ त्रय है, यहाँ जैसे ज्ञ है ना, संयुक्त व्यंजन श्रेय है, ये हमेशा संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हीं में प्रयोग करा जाता है ना। ऐसी कुछ चीजें हैं वो आपके समक्ष में जल्दी ही रखूंगा। पर अब देखते हैं अभी तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द। तद्भव मैंने आपको बताया था हिंदी। तद मतलब उसमें से, भव मतलब उत्पत्ति, किस में से उत्पत्ति? संस्कृत में से। जिन शब्दों की संस्कृत में से उत्पत्ति हुई वो हिंदी है
है ना, वो हिंदी के शब्द हैं, स्वाभाविक सी बात है। और फिर आते हैं देशज, यानी कि जो देश में पैदा हुए, जो हमारी सामान्य भाषा के अंदर जिनका हम प्रयोग करते हैं, है ना। आप जानते हैं जैसे हम मान लीजिए अगर मैं इस परिवेश की बात करूं तो यहाँ पर जैसे जो दरवाजा होता है उसको हम कह देते हैं किवाड़, तो ये देशज शब्द है भाई, हम अपने क्षेत्र के हिसाब से जो इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। और विदेशज यानी कि जो दूसरे देश से जो है वो भारत में आए। अब यहाँ एक बार क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रश्न को देखना है, ध्यान से समझना है। शब्द तद्भव है, यानी कि तद्भव मतलब हिंदी का कौन सा शब्द है इनमें से, अब आपको वो देखना है। देखो पंक्ति, पंक्ति का मतलब जिसको हम कह देते हैं कि भाई लाइन, जो लाइन बनी होती है ये उस पंक्ति को कह रहा है, पंक्ति तत्सम शब्द है। फिर आया पत्रिका, पत्रिका भी जो है वो आपका क्या है, तत्सम है, यानी संस्कृत का शब्द है। मैंने अभी बताया संयुक्त अक्षर इसके अंदर आया है। पांव, पांव किसको कहते हैं हम, पैर को कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं पद या पाद, है ना, ये उसके लिए जो है वो प्रयोग होता है हिंदी के अंदर, तो ये हिंदी का शब्द होगा, यहाँ साधारण सी बात है। और पर्ण किसको कहते हैं, पत्ते को कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं पर्ण, ठीक। तो उस आधार पर आप ऑप्शन के हिसाब से भी जो है वो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं या आप इस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, कई प्रश्न हैं ऐसे, आप समझ पाएंगे। यहाँ निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अब ये बताना है कि कौन सा हिंदी का नहीं है। अब देखो भाई, पानी हिंदी में यूज होता है, पापड़ हम हिंदी में कहते हैं पास, आसपास जो पास होता है उसके लिए हिंदी में। लेकिन पाषाण, पाषाण आप जानते हो, हम पाषाण हिंदी में हम कहते हैं पत्थर, पत्थर हम हिंदी में कहते हैं, तो पाषाण हिंदी में तो नहीं होता है ना, तो ये संस्कृत का हो गया। और अभी मैंने एक बात देखो, मैंने छोटी सी बात बताई थी, मैं इसीलिए कहता हूं सुने भी आप ध्यान से। मैंने अभी एक बात कही थी संयुक्त, है ना, आप उस चीज को समझें। यहाँ ये जो आपके व्यंजन हैं उनकी भी मैं आपको पहचान बताऊंगा। यहाँ जो पाषाण है, ये श जो है यहाँ पर, ये भी क्या है, संस्कृत का आपका जो लफ्ज है उसमें प्रयोग होगा यहाँ पर, यानी कि पाषाण भी अपने आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर संस्कृत का शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, यानी कि ये तद्भव नहीं है। बाकी सभी तो तद्भव हैं हमारे, साधारण सी बात होगी। चलो भाई आगे देखें एक बार, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, अब ये बताना तत्सम कौन सा है। अब देखो पिटारा, तो पिटारा तो हमारा हिंदी में हम बोलते हैं पृष्ठ, पृष्ठ हम किसको कहते हैं, पेज को कहते हैं, मिल गया भाई, है ना, साधारण सी बात है। जिसका आप एक सीधी सी बात समझो, जिसका अर्थ या मैं कहूं जिस शब्द का आपके पास एक और शब्द हो हिंदी में, तो हमेशा वो शब्द संस्कृत का ही होगा, साधारण सी बात है ना। उस अर्थ पर देखें, पीपल का पेड़ होता है, सीधी सी बात, पुजारी हम जो है हिंदी में इस्तेमाल करते हैं ये सारे के सारे शब्द। चलिए भाई, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है यानी कि संस्कृत का नहीं है। अब देख लो भाई, पुराना, हिंदी जो आपकी संस्कृत है उसमें पुराना जो है वो प्राचीन को कहा जाता है। प्राचीन का अर्थ क्या होता है, पुराना होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पुराना, यानी कि तो हिंदी का शब्द है, यानी ये तो क्या है, तद्भव है, ये तत्सम है ही नहीं। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो तत्सम आपका यही नहीं है। पुराना तो क्या है, तद्भव है। ये आपका क्या है, पूरक, पूरक का मतलब पूरा, तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया, ये आपका जो है वो आपका तत्सम शब्द हो गया। पुष्कर भी क्या है, तत्सम शब्द है, और पुस्तिका भी आपका तत्सम शब्द है ना। देखो इन्हें आप प्रयास करें, मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि देखो इसमें व्याकरण का तो कोई विषय है नहीं जो मैं आपके समक्ष रखूं, ये इसलिए कि आपके सामने ये शब्द और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं, है ना। इनके ऑप्शन बदल जाते हैं, ये ऑप्शन ऊपर नीचे सरक जाएंगे, पर ये प्रश्न बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष इन्हें लेकर आ रहा हूं। आओ भाई आगे देखो, देशज है, कौन सा शब्द देशज है, शब्द देशज का मतलब जिसका जन्म देश के अंदर हुआ वो शब्द। तो देखो चिड़िया, ये देशज शब्द है, हम अपने जो स्वाभाविक हमारी बोलचाल होती है हम उसके अंदर जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। वचन जो है वो आपका क्या है, तत्सम, पुष्प तत्सम, अग्नि तत्सम, है ना, ये सभी तत्सम शब्द हैं आपके। चलो भाई आगे आ जाओ। अब देखो यहां से महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो आपकी शुरू हो जाती हैं, जो व्याकरण से सीधे तौर पर अपना संबंध रखती हैं, है ना। और मैं आपके सामने वही बात कहता हूं, आपको ध्यान से उसे समझना है। बड़े हम एक तरीके से आसान तरीके से जो है वो चीजों को रखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो भाई, मैंने आपको एक बात कही थी, जो संधि है ना, हमने लास्ट में भी डिस्कस करा था कि संधि से जो प्रश्न आते हैं आपके वो सरल से आते हैं, ज्यादा आपके मुश्किल प्रश्न आपसे पूछे ही नहीं जाते, संधि के ज्यादा कठिन नियम आते ही नहीं, है ना। आप जानते हो संधि 3 तरह की होती है। संधि का मतलब क्या होता है, वैसे संधि का सीधा मतलब है क्या, जोड़ना। भाई संधि का सीधा अर्थ होता है कि आप जो है दो वर्ण को, दो स्वर को, दो व्यंजन को आप जोड़ दो। स्वर को व्यंजन से जोड़ दो, व्यंजन को स्वर से जोड़ दो, व्यंजन को व्यंजन से जोड़ दो, या स्वर को स्वर से जोड़ दो, जो कुछ भी है जोड़ दो, वो क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और एक सार्थक शब्द बनाना चाहिए, वो एक कंडीशन लग जाती है आगे। अब यहाँ एक चीज देखना भाई, तो संधि तो वो हो गई, 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, भाई नाम से पता चलता है, देखो इनमें रटने की जरूरत है ही नहीं, हमें कहां पढ़ना पड़ा। स्वर संधि जब नाम से ही पता चल रहा है, स्वर यानी इसमें स्वर जुड़ रहे होंगे, साधारण सी बात है। ये 5 प्रकार की होती है, वो अलग है।
फिर व्यंजन संधि, व्यंजन यानी कि व्यंजन जुड़ रहे होंगे, और तीसरी आती है विसर्ग संधि यानी कि जिसमें विसर्ग का जो है वो आपका क्या हो रहा होगा, निर्माण हो रहा होगा या उसका परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक, तो ये तीन आपके क्या होती हैं, संधि के प्रकार होते हैं। अब यहां एक चीज देखो, इसने क्या पूछा है कि जो सज्जन है, सज्जन ये शब्द है, सज्जन का मतलब अगर वास्तविकता में आपसे अर्थ पूछे कि सज्जन होता क्या है, तो सज्जन का मतलब भाई जन मतलब व्यक्ति। अब उस सत्य, हालांकि ये होता क्या, सज्जन होता, सज्जन जो है सत्य यानी जो अच्छा इंसान है ना, उसको कहा जाता है। अब देखो आप जब इसको तोड़ो ना, मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, आप इसको तोड़ो, तोड़ने के बाद विच्छेद करने के बाद आप संधि विच्छेद करोगे तो उसके अर्थ निकलने चाहिए। ऐसा नहीं है आप इसको ऐसे तोड़ दो, सज और जन, सज का अर्थ क्या होता है, जन का तो अर्थ होता है। देखो और देखो कमाल की बात है, जन का अपने आप में अर्थ है, तो इन्होंने जन सारे में दिया है। खेलते तो ये भी दिमाग से हैं, पर हमें भी चीजों को समझना, हम भी दिमाग से खेलेंगे भाई। जन का मतलब व्यक्ति। अब देखो आगे आओ, सत, ये सत का मतलब अच्छा, यहां भी तो सत का मतलब अच्छा है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो कट गए हमारे सीधे से, क्योंकि सज्जन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अच्छा हो, अच्छा व्यक्ति। तो अच्छे की सेंस जो है वो दो में निकल रही है। अब यहां एक चीज देखो, यहां पर जो ये जय आया है भाई, ये पूरा जन जो है वो यहां आ गया, इससे आगे था आधा जय। ये जो आधा जय है ये परिवर्तन किसका हुआ है, तय का। आधे जय में क्यों बदला, क्योंकि यहां आधा तय था, अगर पूरा तय होता तो ये पूरे जय में बदलता। ये त का नियम होता है, जो त होता है ना, ये अपने एक तरीके से जो इससे पहले जो व्यंजन आता है, सॉरी जो इसके बाद व्यंजन आता है, जैसे ये व्यंजन आया पहले तो वो इसी में बदल जाता है। तो सतजन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, तय का परिवर्तन हो जाता है जय के अंदर। आपको ये नियम नहीं पढ़ना, आपको अर्थ पकड़ना था। सज्जन का मतलब क्या होता है, सज्जन का मतलब होता है भाई अच्छा इंसान, अच्छा मतलब सत प्लस जन। अब ये देखना, जन तो सभी में है, यहां हमने देखा सत का मतलब अच्छा होता है, इस सत का भी मतलब अच्छा है, सज तो कुछ होता ही नहीं, सज ये तो सज डेकोरेशन वाला चला गया, तो ये अर्थ होता ही नहीं है। यानी कि हम सिर्फ शब्द से भी क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई हमने ये तय क्यों नहीं लिया, मैं पुनः एक बात बताऊं, देखो इसमें तय पूरा है, और यहां पर अगर आप परिवर्तन देखोगे तो जय आधा बना है, तो सीधी सी बात है जो तय है वो कैसा होगा, आधा होगा, जब भी तो परिवर्तन हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, आ जाओ भाई आगे देखो, बंदरगाह में कौन सा समास है। देखो समास को जो है ना वो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते रहेंगे, है ना। समास का अगर मैं इस शब्द का ही अर्थ बताऊं कि भाई समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है छोटा कर देना। कोई चीज है, कोई वाक्य, उसको छोटा कर दो तो वो समास हो जाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ एक बात देखो, बंदरगाह, आप सभी जानते हो बंदरगाह किसे कहते हैं, है ना, जो आपके समुद्र के किनारे जहां पर जो है वो आपके विश्राम स्थल कह सकते हैं कि इनके जहाज आकर जो रुकते हैं या विश्राम करते हैं वो आपके क्षेत्र हो जाएंगे, बंदरगाह हो जाते हैं। अब देखो हम ऑप्शन के हिसाब से, भाई मुझे नहीं पता इसमें कौन सा समास है, सीधी सी बात, मैं ऑप्शन पे जाऊंगा। अव्ययी भाव समास, मैंने आपको एक बात, अव्ययी भाव समास कौन सा, अव्यय, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिस पर किसी का प्रभाव, वचन का, काल का, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अव्यय कहते हैं, है ना। जैसे थोड़ा, कुछ, मतलब तथा, यथा, ऐसे जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं। प्लस देखो अव्ययी भाव समास होता है जिस शब्द की शुरुआत में या तो अव्यय आ जाए या उपसर्ग आ जाए, है ना, किसी भी अगर शब्द। तो यहां पे मैंने देखा बंदरगाह, मैं भाई इसको पढ़ता ऐसे हूं थोड़ा सा, बंदरगाह, तो बंदर आ रहा है, बंदर तो अव्यय होता नहीं है भाई, है ना, अव्यय होता नहीं बंदर, उपसर्ग बंदर है ही नहीं, तो पहला तो हमारा हो ही नहीं सकता। इस पे हम बाद में आएंगे। यहां द्वंद्व समास सबसे सरल होता है, मैंने एक बात कही थी, द्वंद्व समास में हमेशा क्या होता है, योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला, देखो योजक चिन्ह होता है ये वाला आपका योजक। जैसे मैं कहूं भाई, है ना, हम जैसे हम कहते हैं भाई बहन, भाई बहन के बीच में आपने ये देखा होगा, यहां लिखा माता पिता, माता पिता के बीच में ये होता है आपका सार। देखो द्वंद्व का हकीकत में मतलब होता है युद्ध, है ना, जिनमें आपस में लड़ाई सी बनी रहे, ऐसे इस हिसाब से आपको याद रख सकते हैं, स्मृति में रख सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर इसमें विलोम शब्द आते हैं, है ना, विलोम शब्द आते हैं, योजक चिन्ह इसके अंदर प्रयोग होता है। तो ना तो ये विलोम शब्द है भाई, बंदर और गा ये अलग अलग थोड़ी ना होते, है ना, विलोम थोड़ी ना है ये, तो इसमें भाई द्वंद्व समास भी नहीं होगा, साधारण सी बात। आगे आ जाओ, फिर है द्विगु, सबसे सरल समास होता है भाई, द्विगु सबसे सरल, सबसे आसान। क्या लिखा, द्विगु, देखो आगे ही क्या आया, द्वि, द्वि का मतलब क्या, संख्या, द्वि का मतलब होता है दो, यानी कि ऐसा समास जिसमें संख्या बताई जाए, जिसमें कोई नंबर बताया जाए। क्या यहाँ पे नंबर बताया हुआ है बंदरगाह में, नहीं बताया गया भाई, तो यहां पर द्विगु समास भी नहीं होगा। देखो आप ऑप्शन नेग्लेक्ट करके भी आ सकते हैं, और सीधे तौर पर अगर आना हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बंदरगाह जो है ना वो अरबी का शब्द है। बंदरगाह का अर्थ क्या होता है,
बंदरगाह का अर्थ होता है आपका विश्राम के लिए स्थल। अगर मैं इसका एक तरीके से समास विग्रह करूं तो वो हो जाएगा विश्राम के लिए स्थल, जहां आराम करा जाता है। तो इसके अंदर एक शब्द आया के लिए। जब आप किसी शब्द को तोड़ें और उनके बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए, मैं एक दिन कारक चिन्ह पर पूरा डिस्कशन रखूंगा, चिंता मत करिए आप, है ना। एग्जाम से पहले ही आपको जो है ये सभी चीजें क्लियर करवाई जाएंगी। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह जैसे आप पढ़ते हो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये पढ़ते हैं आप, है ना। किसी भी शब्द के बीच में अगर कारक चिन्ह आ जाए तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक रूप से आप याद रखिए उसमें तत्पुरुष समास ही होगा। सीधी साधारण तौर पर बात, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। अगर क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए। कारक चिन्ह कौन से? जो आप याद करते हो, ये कर्ता ने, कर्म, ये जो भी आप करते है ना, वो कारक चिन्ह है ना। हालांकि उन्हें इस तरीके से याद करना थोड़ा सा गलत होता है, कई जगह फिट नहीं बैठती बात। तो इस हिसाब से भी आप जो है वो कहां तक पहुंच सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। आइए भाई, चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने आपको बताया था संज्ञा, है ना। संज्ञा का मतलब क्या होता है? हालांकि मैंने ये भी बताया उच्चारण क्या होता है, संज्ञा होता है इसका उच्चारण, है संज्ञा। भेद कितने बताए मैंने आपको? इसके 3, है ना। पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस करी थी भाई, संज्ञा के भेद कितने? 3। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये 3 होती है मूल संज्ञा, जो मूल भेद कहे जाते हैं। और अगर कुल भेद पूछे तो कितने? 5। उसमें क्या आ जाती? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, है ना। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ये आप पढ़ते हैं, तो वही है, समान सी चीजें हैं। अब देखो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? मैं ऑप्शन के हिसाब से नेगलेक्ट करवाऊंगा आपको, सारी चीजें आपको उसी हिसाब से समझनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, देखो जो विशेष चीज बताए, जो एक ही हो दुनिया के अंदर, ऐसी चीजें बताए। जैसे उदाहरण है, किसी का नाम हो भाई, रमेश है, सुरेश है, मोहन है, तंशु है ना, ऐसे नाम है, अंकित है, ये जो नाम है ये अपने आप में क्या है? संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक। भाई कोई भी नाम होता है वो संज्ञा होती है, सीधी सी बात। किसी का कोई भी नाम है, भाई ये कुर्सी है तो कुर्सी क्यों है, मेज है, मेज, ये जो नाम है इनके, ये संज्ञा होती है। हमने इनको फिर इनका वर्गीकरण कर रखा है। जो विशेष होगा अपने आप में, जो यूनिक होगा, जिसके जैसा कोई और ना हो, तो वो क्या होती? व्यक्तिवाचक। जैसे मैं एक बात कहूं भाई, मैंने कहा शहर, शहर एक होता है या बहुत सारे होते हैं? भाई बहुत सारे हैं, शहर तो बहुत सारे हैं। तो जो बहुत सारे एक पूरे ग्रुप को जो शो करता हो, एक पूरी जो जाति या समष्टि को बताता हो, वो तो हमारा क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। तो शहर तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि शहर कौन सा? दिल्ली शहर, मैंने दिल्ली कहा, दिल्ली एक है कि 10-12 है? ये आप जानते हो, दिल्ली तो एक ही है। और दिल्ली अगर एक है तो विशेष चीज है, और वो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। साधारण से, भारत एक देश है, अगर मैं कहूं देश, तो देश तो बहुत सारे हैं, तो वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, है ना। और अगर मैं कहूं भारत, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं कहूं नेता, तो नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी एक विशेष नेता का नाम ले दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये अंतर है, साधारण सा अंतर। फिर आता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक, मैं इसका एक और नाम होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, भी इसी को कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और मैंने बताई पदार्थ कोई भी वो चीज जिससे किसी दूसरी चीज का निर्माण करा जा सके। लकड़ी है, आप फर्नीचर बना लेते हो, सोना है आभूषण बना लेते हो, चांदी से आभूषण बना लेते हो, लोहे से आप उपकरण बना लेते हो। तो ये सभी जो आपके पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं जिनसे किसी चीज का निर्माण किया जा सकता है, वो सारे कौन सी संज्ञा होते हैं? पदार्थवाचक। और लास्ट आती है भाववाचक संज्ञा। भाव, मैंने एक बात कही थी, जो फीलिंग होती है, जो भाव होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो अदृश्य है ना, जिसका अवलोकन नहीं हो सकता। और इसी आधार पे अब वापस आ जाओ प्रश्न के ऊपर। भाई ये तो हमारा आधार बन गया, क्या कि ये है क्या? हमने ऑप्शन समझ लिए, ऑप्शन समझ लिए, तो अब देखो प्रश्न कितनी देर का है। चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? आप मुझे एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये चतुराई है इसके अंदर या नहीं है? भाई नहीं बता सकते। भाई देख के पता थोड़ी ना चलता है। आप मुझे देख रहे हो, आपको क्या पता चल रहा है कि मेरे अंदर चतुराई है या नहीं है? यानी कि ये दृश्य नहीं है, देखा नहीं जा सकता, चतुराई को देखा नहीं जा सकता, तो सीधी कौन सी संज्ञा बनी? भाववाचक संज्ञा बन गई भाई ये तो। ठीक, ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना ये किसी जाति को शो करती है, और ना ही ये किसी प्रकार का पदार्थ है। साधारण सा देखिए, मेरा जो तरीका है ये मैं आपको एक तरीके से विश्वास दिला के ये बात कहने लग रहा हूं, बड़ा बेहतरीन तरीका, इसको आप अपनाइए। आपको अपने आप अपने मार्क्स के अंदर आपको परिवर्तन कई क्वेश्चन तो ऐसे के एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, सीधे संज्ञा से, सर्वनाम से क्वेश्चन आपके सामने जो है वो होने वाले हैं, परंतु आप उसके आधार को समझे। हम ऑप्शन के हिसाब से चीजों को देखने लग रहे हैं,
और मैं देखो, आप एक स्थिति होती है, अभी लोग सोच रहे हैं कि हम पहले कंटेंट पढ़ें फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाएंगे। मैं आपको एक दोनों ही चीजें आपके समक्ष रखने जो है वो रख रहा हूं। हम आपको कंटेंट भी बता रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी बता रहे हैं, और वो भी कौन सा, जो अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने 10-15 साल पुराने आपके समक्ष जो है वो प्रश्न रखे हैं, है ना। बड़े जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हैं उनके ये आपके जो है वो प्रश्न हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। चलिए, संज्ञा से हमारा प्रश्न क्लियर हुआ। अब इससे कोई गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, है ना। आ जाओ भाई, अगला आया भाई विशेषण आ गया। विशेषण मैंने आपको बताई थी। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण क्या? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। अब संज्ञा और सर्वनाम क्या? तो संज्ञा मैंने अभी बताई, कोई भी नाम संज्ञा होता है, और अगर मैं नाम की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लूं तो वो सर्वनाम होता है। स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो इन दोनों की अगर कोई विशेषता बताता है, वह अच्छा व्यक्ति है, वह क्या है? सर्वनाम है। भाई सर्वनाम की विशेषता बताइए, अच्छा, तो विशेषण है। रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश क्या आ गया? संज्ञा है, और वो अब विशेषता बताने लग रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो तो क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण के भी अपने आप में कितने भेद होते हैं? 4। अब चारों भेद दे रखे हैं ऑप्शन में। अब देखो, सार्वनामिक, मैंने देखो पीछे भी आपको बताया, और मैं बार बार आपको ये बताऊंगा, है ना। अब ये आपको सुनना है भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हमें तो आता है, हम क्वेश्चन का आंसर देंगे सीधे, तो आप आंसर दो, पर आप इस चीज को सुने। जितनी बार आपके समक्ष ये बात आएगी, देखो भाई, एक कहावत कही जाती है, रटंत विद्या भोकंत राग। रटने से विद्या का जो है वो एक तरीके से ज्ञान होता है, यहाँ आती है ना। तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये आप सभी ने सुना होगा। करत करत अभ्यास के, इंग्लिश में भी एक जो है वो एक कथन कहा जाता है, क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये वही तो चीजें हैं, और क्या है? आप पुनः इनको जो है वो अभ्यास करने लग रहे हैं। भाई सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण किसके रूप में हो? सर्वनाम के रूप में। समान उदाहरण, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मैं किसी एक को कहूं वह अच्छा लड़का है, मैंने वह कहकर उसकी विशेषता बताई है, सर्वनाम का इस्तेमाल करके बताइए। आगे आ जाओ। परिमाण बोधक, परिमाण का वजन, परिमाण का अर्थ होता है वजन या तोल या माप। तो किसी की वजन या क्वांटिटी जो बताई गई हो, 5 किलो का है, 10 किलो का है, घना भारी है, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग हो सकता है। गुणवाचक विशेषण, मैंने एक बात बताई, गुण, दोष, दशा, स्थिति, रंग, रूप, आकार, जो भी चीजें हैं वो गुणवाचक में आती हैं। भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये सूखा है ना। जो भी आपकी अच्छाई भी हो, बुराई हो, वो गुणवाचक विशेषण है। और फिर आता है संख्यावाचक। संख्या नाम से स्पष्ट है, संख्या यानी कि जो नंबर को बताए, आपकी संख्या को बताए। अब आ जाओ नुकीला। नुकीला क्या है? आकार को बता रहा है भाई, वो पहना है, नुकीली चीज है, तो नुकीला क्या होगा? सर्वनाम है? नहीं है भाई। आपकी वजन बता रहा है, नुकीला नहीं बता रहा भाई, वजन भी नहीं बता रहा। क्या गुण को बता रहा है? हाँ भाई, आकार को बता रहा है कि वो नुकीला है, पहना है, पतला है, वो गुण है, तो गुणवाचक हो गई। ये संख्या को भी नहीं बता रहा, है ना। तो आ जाओ भाई आगे देखते हैं। देखिए भाई, देखो आप प्रयास करें, मैं आपके समक्ष ऐसा, मैं कुछ प्रश्न जो है वो लाया करूंगा रोज, जिनसे आपके बेहतरीन टॉपिक जो है वो तैयार हो पाएंगे, है ना। ज्यादा से बढ़िया क्या हो सकता है? हम थोड़ा पढ़ लें, पर अच्छा पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें जो हमारे एग्जाम में आ जाए। और ये वही चीजें हैं जो आपके समक्ष जो है वो रखी जाने लग रही। चलो भाई, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन कई बार घूमते हैं। क्रिया का समान क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, ऑप्शन ये नहीं थे पर पूछी यही गई थी। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थ के आधार पर क्रिया का एक प्रकार है। क्रिया मैंने आपको बताई अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी, उससे संबंधित प्रश्न आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं एक भी व्याकरण का ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके समक्ष जो है वो ना करवाया जाए। और अगर एक बार वो आपके समक्ष होता है, दूसरी बार अगर आपके समक्ष होता है, क्योंकि वो बार बार आएंगी वो चीजें, आपके बिल्कुल वो फाइनल हो जाएंगी, उन चीजों को आप वहां कर पाओगे। फिर आओ भाई देखो, प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने आपको एक बात बताई भाई, शब्द पर जाओ। हिंदी तो इतनी सरल है, अपने आप को स्पष्ट करेगी, वो खुद बताती है कि मैं मतलब इसमें है क्या, इस चीज में है क्या। तो प्रेरणार्थक, जिसमें प्रेरणा दी गई हो, मतलब होता है भाई किसी को कुछ कहा गया हो, आप ऐसा करो, है ना, किसी को प्रेरणा दी जाए, आप वहां चले जाओ, ये जो भी है प्रेरणा का मतलब होता है किसी को कुछ कहना या कुछ करने के लिए, जो भी है एक स्थिति बन सकती है। अब यहाँ एक चीज देखो भाई, अगर मैं लिखता पढ़ना, ये जो मैंने पढ़ना कहा, ये मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूं या मैंने किसी और को कहा है? पढ़ना, ये तो भाई स्वयं के लिए बात करी जा रही है। सुनना,
सुनना तो मेरे लिए, लेकिन मैं अगर सुनाना, तो सुनाया तो दूसरे को जा रहा है ना, सुनाना। जीना, जीना किसके लिए? स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। धोना, अपने आप धोने के लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसमें क्या था? पढ़ाना। पढ़ना तो स्वयं, लेकिन पढ़ाना, मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बड़े आसान और सरल से उदाहरण हैं इनके, है ना। बड़े आप जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो इन्हें देख सकते हैं, स्पष्ट हैं, सरल हैं। आगे आ जाओ भाई। जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन पर जो है वो थोड़ा आपका समय जो है वो रखेंगे। देखो आज का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आना ही आना एक क्वेश्चन आपका, है ना। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यह क्या है? कमाल का प्रश्न है, आपसे ये पूछा गया यह क्या है? यह, अब देखो एक ऑप्शन के हिसाब से देखो, संज्ञा। भाई संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो नाम होता है ना। नाउन है ये, तो संज्ञा तो नाम होती है, तो यह तो किसी का नाम हो ही नहीं सकता, तो संज्ञा तो है ही नहीं। ये तो पहली, सबसे पहले यही कट जाएगी बात। अच्छा, क्या ये विशेषण है? भाई अभी हालांकि मैंने अभी आपको बताया सार्वनामिक विशेषण एक भेद होता है सर्वनाम का, परंतु वो आप वाक्य के हिसाब से देखेंगे। अगर पूरा आपके सामने वाक्य लिखा जाए और उस हिसाब से पूछा जाए तो यह आपका विशेषण बन सकता था, परंतु है नहीं, क्योंकि वाक्य नहीं है यहां पर। वाक्य हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, है ना। तो यहां पर ये हमारा विशेषण भी नहीं है। भाई किसी की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है, मैंने इतना कहा यह है, ये विशेषता थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं ये कह देता भाई कड़वा, विशेषता ये तो किसी की, है ना। भाई स्वाद को बताने लग रहा है ना। मीठा, तो ये तो स्वाद को बताने लग रहा है। सुंदर, है ना, ये उसकी विशेषता, गुण को बताने लग रहा है, तो ये तो विशेषण हो जाते। लेकिन ये यह जो है ये विशेषण है ही नहीं। आगे आ जाओ। अब आता है सर्वनाम। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, सर्वनाम, सर्व, सर्व का मतलब सभी के लिए, नाम का मतलब संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो जाए वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो ये क्या है? यह, मैं मान लीजिए यह, मैंने कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं कहूं यह व्यक्ति बहुत खराब है, यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है। मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने क्या कहा? उस व्यक्ति के नाम की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। स्वाभाविक सी बात है भाई, मैं किसी का नाम ना लेकर उसकी जगह अगर कोई और संज्ञा का इस्तेमाल कर लेता हूं तो वो आपका, सॉरी, सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेता हूं तो वो क्या हो जाता है आपका? वो आपका सर्वनाम हो जाता है ना। आप संज्ञा की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सर्वनाम है। तो यह क्या है? अपने आप में सर्वनाम है। साधारण सी बात, सॉरी ये अव्यय नहीं, सर्वनाम है। अव्यय क्या होता है? मैंने अभी आपको बताई, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जो अब इनके भी एक आध जो है वो प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए भाई आज एक और प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। ये तो सरल सा है, चलो आगे तो ये पर्यायवाची इत्यादि के हो जाते हैं शुरू, उनको देख लेते हैं एक बार, समझते हैं एक बार इसे। देखो भाई मैंने आपको ये सीधा सा, इसको हालांकि कई विद्यार्थियां, मैं कहूँगा कई अध्यापक जो हैं इसको ट्रिक कह देते हैं, और मैं कहता हूं ट्रिक नहीं है, उच्चारण है। आपका अगर उच्चारण जो है वो बेहतर है तो आप मानिए, हिंदी तो आपको आई पड़ी है, फिर उसमें तो कोई संशय का विषय है ही नहीं, है ना। विचारण या कोई आपकी चीज ही नहीं बचेगी यहाँ पर। अब देखो इसने क्या, और ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उपसर्ग से, प्रत्यय से, आपके देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, 110% श्योर मैं ये बात कहता हूं कि ये आपके एग्जाम के अंदर जरूर ही आने वाले, है ना। अब इन्हें एक बार समझ लो। इसमें क्या पूछा है? उपनिवेश में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के शुरुआत में लगे, जो शब्द के पहले लगे और उसके अर्थ में परिवर्तन करे, ये आप जानते हो। प्रत्यय इसका उल्टा हो जाता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगे या जो अंत में लगे और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करे, यही होते हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय, आप जानते हो। अब इसने क्या कहा? इसमें आपका उपसर्ग क्या है? शब्द क्या है आपका? उपनिवेश, शब्द है उपनिवेश। और मैं आपको एक बात कहता हूं, आपको उपसर्ग ढूंढना है, प्रत्यय ढूंढना है, संधि ढूंढनी है, आपको सिर्फ उच्चारण आपको आना चाहिए। 3 टॉपिक हैं आपके, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि। तीनों आपके एकदम सटीक होंगे अगर आपका उच्चारण सटीक है या आपका उच्चारण बेहतर है। अब आप एक बात बताओ, मैंने इसको बोला उपनिवेश, कैसे बोला? उपनिवेश, उप अलग जा रहा है, निवेश अलग आ रहा है, उपनिवेश। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? उपनिवेश का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा? देखो मैंने पहले उप बोला और फिर निवेश, उपनिवेश, तो उप अलग हुआ इसके अंदर से। स्वाभाविक सी बात है, जब ये आपने अलग कर दिए उपनिवेश, उप यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या है? वही शब्द जो आपके प्रारंभ में जो है जिनका प्रयोग करा गया है ना। तो यहां पर हमारी स्वाभाविक सी बात है, यहां पर हमारे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। भाई ऊ खाली आपने ऊ थोड़ी ना बोला है ना।
तो आप बड़े ही आसान तरीके से जो देखो निवेश, ये तो भाई लास्ट में है, या तो ये तो प्रत्यय के रूप में, वो प्रत्यय भी नहीं है, वेश तो है ही, हो ही नहीं सकता। तो आप इस हिसाब उच्चारण के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आज के लगभग जो है वो हमने अधिकांश प्रश्न जो है वो देखे। देखिए मैं आपको पुनः एक बात कहता हूं जो मैंने प्रारंभ में कही थी, आप इसी प्रकार से जो है वो इनको देखते रहिए, और मैं ये खुद आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब एग्जाम के अंदर आप बैठेंगे, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे ही आपके समक्ष टॉपिक आते रहे, मैं ज्यादा समय आपका चाहता ही नहीं, लगभग आधा घंटा या 30 मिनट, अराउंड 40 मिनट्स के जो है वो क्लास रहने वाली है हमारी, है ना। उसमें ही हम आपको टॉपिक जो है वो रिवाइज करवाएंगे, आपको बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, सारी चीजें एक साथ करवाएंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा शब्द भंडार देख लें, इसके अन्यत्र आपको व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, है ना। और आप ऐसे ही अपना जो है वो एक तरीके से प्यार प्रेम हमारे साथ बनाए रखें, है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं, देखिए इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, ये वास्तविकता। अगर आपके भी यूट्यूब चैनल होंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको आनंद मिलता होगा जैसे हमें मिलता है ना। तो आप ऐसे ही अपना स्नेह हमारे साथ जो है वो बनाए रखिए, और ऐसे ही हम आपकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करना जो है वो बिल्कुल तत्पर रहेंगे और करते रहेंगे, है ना। तो आज जो है वो आपके लिए इतनी ही, और आगे फिर पुनः एक बार अगले सेशन में जो है वो हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो है वो जरूर नौकरी प्राप्त करिए। धन्यवाद।